सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इजी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले दोनों ही वीडियो कट ऑफ वाली और पदों का वर्गीकरण वाली को आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिया। आप सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं इस बात के लिए। और साथ ही साथ हमने जो मुहिम शुरू की थी 31,000 से पोस्टों की संख्या 50,000 तक करने की, उसमें आप सभी ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और सभी यूट्यूब साथी मेरे जो भी हैं, जिन्होंने भी ये वीडियो देखी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया और काफ़ी ज़्यादा अब मांग उठ रही है पदों की संख्या बढ़ाने की। तो आप भी ये पदों की मांग कंटिन्यू बढ़ाते रहे, निश्चित ही आप सभी के लिए जल्द ही कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आएंगे। तो चलिए, आज का अपना जो वीडियो है वो है कि रीट का एग्ज़ाम होने के बाद भी बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उसका आंसर अलग अलग बता रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उनका एक सटीक आंसर क्या हो सकता है, और कुछ प्रूफ के आधार पर मैं आपको बोर्ड की कुछ बुकों का आधार बताकर आपको बताऊंगा कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं और कौन कौन से प्रश्नों में आपको बोनस मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट। रीट लेवल फर्स्ट में ज़्यादा ऑब्जेक्शन लग सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं। जैसे सबसे पहले यदि बात करें कि एक जो पर्सन मेरे सामने स्टूडेंट्स को जैसे ही मैंने इसका आंसर बताया तो उन्होंने किसी एक बड़े टीचर का नाम लेकर मुझसे कहा कि सर ये आंसर ये बता रहे हैं। जैसे कि एक पर्सन है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि मैं एक साइंस का टीचर हूँ तो इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि डाउन सिंड्रोम वाला जो पर्सन है, डाउन संलक्षण का कारण है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है त्रिगुणसूत्रता 20वें जोड़ी गुणसूत्र, त्रिगुणसूत्रता 21वीं जोड़ी में, या XXY गुणसूत्र, या त्रिगुणसूत्रता 22वीं जोड़ी में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अंदर। जो 21वीं, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र। जबकि जो एक जोड़ी गुणसूत्र यानी जो हम XY या XX फीमेल में और XY मेल के अंदर हम बात करते हैं, इन्हें हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। अब ये जो कायिक गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी, इनमें से 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में प्रत्येक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 21वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर एक एक्स्ट्रा पाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र का पाया जाना। इसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। जबकि जैसे मेरे सामने जैसे डॉक्टर वंदना जादौन है, उनका एक जैसे मेरे पास सामने कोई स्क्रीनशॉट लेकर किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि वो इसका आंसर ये बता रहे हैं कि ये भी होगा, और साथ साथ में ये सी आंसर है XXY। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये गुणसूत्रीय विकृतियों वाला जो रोग है, हो सकता है, मैं देखिए सभी टीचरों की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं किसी को भी ये नहीं बताना चाहता हूँ कि वो गलत है या मैं सही हूँ। मेरा सिर्फ मकसद इतना ही है कि बच्चों को एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, इसका आपको प्रूफ चाहिए तो आपको जो ये सामने मेरे सामने एक बुक है, 12th क्लास की बुक है जीव विज्ञान की, आपको इसके अंदर इसका प्रूफ मिल जाएगा। मैं आपको पेज नंबर यहाँ पर दिखा दूंगा, कौन से पेज नंबर पे मिलेगा। 21वीं जोड़ी में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसे डाउन सिंड्रोम, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। मंगोलिज्म, ये RS प्री के अंदर भी प्रश्न आया था, मंगोलिज्म कौन सा रोग को कहते हैं, तो डाउन सिंड्रोम को कहते हैं। 21वीं जोड़ी में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र पाया जाता है। साथ ही साथ जो ये एक बात है, तो देखिए बात करते हैं दोस्तों, ये जो XXY गुणसूत्र वाला है ये कौन सा है। फिर देखिए, एक पुरुषों में एक रोग पाया जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, नॉर्मल पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्स्ट्रा X गुणसूत्र XXY हो सकता है, यानी 46 गुणसूत्र जो नॉर्मल होते हैं उसके स्थान पर लिंग गुणसूत्र जो होते हैं XY, ये एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। X भी एक्स्ट्रा हो सकता है, Y भी एक्स्ट्रा हो सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो होने की प्रक्रिया होती है, ये होती है अपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ना कि डाउन सिंड्रोम में। तो इसका सही आंसर होगा ये 21वीं जोड़ी, जो B ऑप्शन है आपका, ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। और आपको प्रूफ मैं आपको एक टेलीग्राम का चैनल बनाकर जो भी ऑथेंटिक प्रूफ होंगे मैं आप तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट पर्सन, ये ही रोगों से संबंधित एक पर्सन है अपने। नेक्स्ट अपना जो पर्सन है वो है अपना, कौन सा रोग वंशानुगत रोग है। देखिए दोस्तों, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाउट है। कुछ लोग इसका ADHD बता रहे हैं, कुछ पार्किंसन बता रहे हैं, और अधिकतर कुछ टीचर है वो फिनाइल और क्यूटिन्यूरिया बता रहे हैं। देखिए, इसका सही आंसर भी B ही होगा, फिनाइल क्यूटिन्यूरिया। क्योंकि आपको इसका भी प्रूफ मैं दे दूंगा इसी बुक में, सेम इसी चैप्टर के अंदर इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। फिनाइल क्यूटिन्यूरिया रोग क्या होता है, जैसे आपने रोग का नाम सुना होगा वर्णांधता, ठीक है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वैसे ही एक रोग होता है फिनाइल क्यूटिन्यूरिया।
इसमें होता क्या है कि एक फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, वो काई के गुणसूत्रों में विकृति के कारण नहीं बन पाता, जिसके कारण अपने शरीर में फिनाइल एलेनिन का जमाव अतिरिक्त हो जाता है और इसके जमाव के कारण शरीर में कुछ अम्ल बनते हैं जैसे पायरुविक अम्ल वगैरह। ये मस्तिष्क में इकट्ठा होने के कारण मानसिक दुर्लभता उत्पन्न होती है और इस रोग को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग, और ये एक वंशानुगत रोग है। इसका आंसर बी सही होगा। हालांकि पार्किंसन रोग के भी कुछ हद तक इसके केस कुछ मिलते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बी तो सही होगा। हो सकता है इस पर कुछ ADHD वगैरह या इस पार्किंसन पर ऑब्जेक्शन लग सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर तो बी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। 1% डाउटफुल ये भी है, हाँ इसमें आपको हो सकता है बोनस मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल चल रहा है और देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होगा। डी में नाम दिया हुआ है तर्क। हालांकि देखिए तर्क करना जिसको बहुत से टीचर बता रहे हैं लॉजिक के बेस पर कि लॉजिक करना लगभग 11-12 साल की उम्र में बाल्यावस्था के अंदर ही आ जाता है, तो बाल्यावस्था की विशेषता कैसे नहीं होगी ये। लेकिन देखिए इसकी जब इंग्लिश की अगर हम टर्म देखें तो वहाँ पर एक नाम दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ पे तर्क वितर्क करना होता है, किसी से आर्ग्यूमेंट करना किसी बात पर, जो कि विशेषता किशोर अवस्था की है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा डाउटफुल अगर पर्सन की बात करें तो एक पर्सन ये भी है, देखिए फर्स्ट लेवल में साइकोलॉजी में बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो काफ़ी विवादित हैं। इसके अलावा एक पर्सन है शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें श्योरली मुझे बिल्कुल लगता है इसमें बोनस मिल सकता है, क्योंकि इसमें लगभग चारों आंसर ही अलग अलग तरीके से सही होते हैं। जैसे खेल कूद विधि है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, तो इसका आंसर वृद्धि और विकास वाला है। इसके अलावा अगर बात करें शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में भी इसका सही आंसर होगा। शिक्षण का समाजशास्त्री जो एरिक्सन ने दिया था उन्होंने भी खेल विधि के बारे में कुछ बताया था। शिक्षण की विधियों से संबंधित भी है, तो इसका मुझे लगता है एक 12वें पर्सन है मेरे एल सीरीज़ का, तो इसमें मुझे लगता है इसमें बोनस मिल सकता है और लगभग चांस इसके बी आंसर होने के हैं, लेकिन इसमें बोनस मिलने की पूरी संभावना, ऑब्जेक्शन लग के बोनस मिल सकता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। इसके अलावा हाँ एक पर्सन देखिए ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, हालांकि इसमें थोड़ा सा शब्दों के कारण इसमें हो सकता है कि ये पर्सन में 2 ऑप्शन सही मान लिया जाए या हो सकता है डिलीट हो जाए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अब आपको लगेगा इसका तो सीधा सा आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। लेकिन दोस्तों इसमें सी ऑप्शन की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, जबकि POS का जो फुल फॉर्म होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, ना कि पोस्ट ऑपरेशनल। ऑपरेशनल स्टेज होती है COS, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इससे पहले आती है पोस्ट ऑपरेशनल, फिर आती है FOS और इससे पहले आती है SMS। तो दोस्तों SMS के बाद जो POS होती है वो प्री ऑपरेशनल है। पोस्ट ऑपरेशनल कौन सी होगी? जो COS के बाद आएगी ये, तो इसको हम पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नाम दिया हुआ है हिंदी में भी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। तो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था भी इसे ही कहते हैं, तो इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं। मुझे लगता है अधिकतर बच्चों ने इसका सही जवाब किया होगा, सीधे भी FOS किया होगा, लेकिन इसका जो हिंदी में अनुवाद है या इंग्लिश में जो नाम लिखा हुआ वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसका ये आंसर माना जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे साइकोलॉजी से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर साइकोलॉजी में और भी कोई क्वेश्चन में आपके डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। अब हम बात करते हैं देखिए हिंदी में वैसे देखिए ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है, 1-2 प्रश्न ऐसे ज़रूर हैं जो विवादित हैं। जैसे एक प्रश्न कमेंट में भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि जैक्टोट विधि और अनुकरण विधि में क्या अंतर है। देखिए जो प्रश्न आया था, शिक्षण शामपट कॉपी पर स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है, छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे समय उसी प्रकार से अक्षर लिखिए। देखिए ये हूबहू उसी अक्षरों को वापस लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली टीचर का लेखन अनुकरण हो रहा है, तो इसका सीधा आंसर अनुकरण विधि होगा। जबकि जैक्टोट विधि में क्या होता है कि टीचर बच्चों को बहुत सारे जैसे नाम या शब्द कुछ लिखा देता है और फिर बच्चे बिना देखे उनको लिखते हैं। इसमें तो अनुकरण विधि में देख कर लिखते हैं, जबकि जैक्टोट विधि में बिना देखे हुए बच्चे लिखते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि बच्चे उनको बोर्ड पर देखकर अपने मिलान करते हैं कि उन्होंने कितने सही किए कितने गलत की है। थोड़ा सा अंतर है जैक्टोट और अनुकरण विधि में। नेक्स्ट बात करते हैं, एक जो सबसे ज़्यादा विवादित है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में जो साहस शब्द को रेखांकित किया हुआ है, इसमें कौन सा विशेषण है? देखिए यही प्रश्न रीट लेवल 2 में भी आया था, वहाँ पर सीधा प्रश्न है साहस क्या है। अब अधिकतर एक्सपर्ट ने इसका आंसर बताया है कि साहस एक भाववाचक संज्ञा है।
जबकि इस प्रश्न में सीधा ही पूछ लिया कि इसमें कौन सा विशेषण है, और इसका कुछ बच्चे बोर्ड की बुक से इसका दे भी रखा है कि किताब में एज इट इज़ ये ऐसी कैसी लाइन है, और इसमें सीधा सीधा गुणवाचक विशेषण मान रखा है। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि साहस एक भाववाचक संज्ञा होती है। अब हो सकता है कि बुक में गलत छप गया या फिर यहाँ पर है, लेकिन इसका थोड़ा सा डाउटफुल है। हो सकता है यहाँ पर प्रश्न डिलीट कर दिया जाए और फर्स्ट में इसका आंसर भाववाचक मान लिया जाए, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है। हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का कि ये बिल्कुल गुणवाचक विशेषण हम कर सकते हैं। डाउटफुल है क्योंकि बोर्ड में इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है। इसके अलावा हिंदी में हाँ एक प्रश्न ये सीधा सीधा भाषा की गलती के कारण डिलीट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा प्रश्न है हिंदी भाषा में वाक्य में मनुष्य अंग होते हैं। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, मुख्य अंग लिखना चाहते थे लेकिन मनुष्य अंग लिखने के कारण इस शब्द का अनर्थ हो चुका है, और इसके कारण ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। और मुख्य अंग होते तो हमें पता है एक उद्देश्य एक विधेय होता है, 2 आंसर इसका हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं रीड लेवल फर्स्ट में। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 2 दशमलव संख्याओं का गुणन करने के लिए निम्न में से कौन सा अच्छा शिक्षण अधिगम साधन है। और यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसका आंसर गिन तारा बेक्स माना है, और कुछ लोगों ने इसका जवाब ग्राफ पेपर भी दिया है। देखिए ये प्रश्न सीधा का सीधा सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, और वहाँ पर इसका आंसर ग्राफ पेपर यानी डी इसका आंसर माने हुए हैं पहले से ही। तो हो सकता है इसका आंसर डायरेक्ट ग्राफ पेपर मान ले, और अबेक्स जो गिन तारा होता है वो डायरेक्ट जो प्राकृत संख्याएँ होती है, पूर्ण संख्या होती है, उनमें उनका कैलकुलेशन करने में ईजी होता है। इसका आंसर ग्राफ पेपर माना जा सकता है क्योंकि पहले भी प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा एक प्रश्न है जो बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, वैसे तो कुछ हार्ड नहीं है, कि निम्न में से कौन सा एक एंजाइम है अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता। देखिए मैंने इसमें पहले मैं लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ, जिसमें मैंने डिटेल के साथ बताया है, ट्रिक के साथ भी बताया है कि कौन सा एंजाइम कहाँ से सेक्रेट होता है। देखिए इसके लिए एक मैंने ट्रिक बताई थी अग्नाशय से संबंधित TEL। टी का मतलब यहाँ पे ट्रिप्सिन, ई से एमाइलेज और एल से लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज अग्नाशय से स्रावित होते हैं, जबकि जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन, इसकी भी ट्रिक बताई थी MRP। म्यूकस झिल्ली होती है आमाशय के चारों ओर, उसके अंदर रेनिन और पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में लाइपेज भी होता है। तो जो रेनिन है, रेनिन यहाँ पर अग्नाशय में होता है, जबकि आमाशय में होता है, अग्नाशय के अंदर रेनिन नहीं पाया जाता। इसका सही जवाब रेनिन होगा। और इसके अलावा देखिए मैंने लगभग प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है कम टाइम के अंदर। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न लगे कि ये डाउटफुल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपके सामने इसका एक सटीक जवाब देने की कोशिश करूंगा। और एक जैव विविधता वाला प्रश्न है, इसका आंसर होगा जैव विविधता वाला इसका है WG रोजन। ये आपको 11th बुक में जैव विविधता का एक टॉपिक है, वहाँ पे आपको इसका भी प्रूफ मिल जाएगा, और इसका प्रूफ मैं डाल दूंगा। इसका आंसर डी होगा। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न ऐसा है जो विवादित है। अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आता है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट लेवल का कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ प्रश्न हम बात करते हैं रीड लेवल सेकंड के अंदर। कौन कौन से प्रश्न हैं जिसमें बोनस मिल सकते हैं, या कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं। तो सबसे पहले देखिए साइकोलॉजी में इतने कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा विवादित चल रहा है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि हाँ, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेषता या कमियों को व्यक्त करता है, ये कौन सा परीक्षण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों बहुत से टीचरों ने इसका जवाब जैसे मान रखा है, कुछ लोगों ने इसका उपलब्धि परीक्षण और कुछ इसका बता रहे निदानात्मक। देखिए इसका थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। इसका अगर आंसर चाहिए, देखिए आपको टीचिंग मेथड से संबंधित कहीं भी प्रूफ चाहिए तो आपको बीएड की, BSTC की जो जैसे मान लीजिए टीचिंग मेथड से संबंधित जो बुक होती हैं उसके अंदर ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाएंगे इसके। और इसका उपलब्धि परीक्षण है, उसके बारे में आप जब डिटेल से पता हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। तो उपलब्धि परीक्षण का काम केवल ये मात्रात्मक होता है, बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसके बारे में बताता है। हाँ, उपलब्धि परीक्षण से हम कमज़ोर और जो इंटेलिजेंट है बच्चों का हम डिवाइडेशन कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन उनमें कमी किस चीज़ की रही है, क्या उनमें क्वालिटी है, क्या चीज़ कौन सी चीज़ कम है, इसका पता हमें निदानात्मक परीक्षण से चलता है। कमियों का और विशेषताओं का पता निदान से पता चलता है, और बच्चा कौन होशियार है कौन कमज़ोर है इसका पता हमें उपलब्धि परीक्षण से चलता है। ये अचीवमेंट टेस्ट है, जैसे हमें मार्कशीट मिलती थी उसमें केवल हमें अपने नंबर लिखे हुए होते थे, वहाँ पर कहीं पर भी ये पता नहीं चलता कि इसमें कौन सी चीज़ें अच्छी है कौन सी चीज़ें बुरी है। तो कमियों का और विशेषताओं का पता निदानात्मक परीक्षण से चलता है। इसमें एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है डाउटफुल है, इसके अलावा और तो सिंपल प्रश्न है और जितना डाउटफुल नहीं है। हिंदी में एक ही प्रश्न है वो जो अभी बात की थी
जो डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, इसमें यह विवादित है थोड़ा सा प्रश्न। भाववाचक संज्ञा अधिकतर लोगों ने माना है और सही भी है, साहस एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बुक में दे रखा है तो अब पता नहीं इसका जवाब मेरे अकॉर्डिंग बुक के अकॉर्डिंग माना जाएगा, लेकिन इस पर डाउट है और ये इसका आंसर मिलेगा तब इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश लेवल सेकंड जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं, क्योंकि देखिए इस बार सिलेबस के अंदर क्या है कि बहुत से प्रश्नों, बहुत से जो टॉपिक है उनको हटाकर उनको थोड़ा सा कम किया गया, क्योंकि कंटिन्यू पिछले दोनों तीनों रीटों में देखा है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो डिलीट हुए हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी लगभग गलत थे। इस बार भी ऐसा हुआ है कि 4 प्रश्न यहाँ पर फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन उसके दे रखे हैं, जिनमें से जो बेरी वाला है वो तो वैसे भी डिलीट होने वाला है क्योंकि उसमें 2 उत्तर सही हो रहे हैं। इसके अलावा ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसका आधार यही है, ऑब्जेक्शन जब लगाएंगे तब ये है कि हम अपने जो सिलेबस है उसको हम एज ए प्रूफ के रूप में आधार बना सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये वेलर वाला जो प्रश्न है, इसके अलावा ब्लैक वर्स है और एक वो ड्रामा वाला प्रश्न है, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। 12 तक का लेवल आता है तो इस पर हमें, मेरे हिसाब से इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे जैसे जो टंग ट्विस्टर वाला प्रश्न आया था वो भी हमें नहीं कह सकते, वो डीपली था थोड़ा सा, लेकिन वो समझ बेस प्रश्न थे। ठीक वैसे ही प्रश्न इस बार भी दिए हैं, तो इंग्लिश में इन प्रश्नों पे डाउट नहीं लगाया जा सकता। हाँ, एक प्रश्न है इंग्लिश में जो है, तो एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन एडुकेटिव इवेल्युएशन जो है, इसके अंदर देखिए बात करते हैं कि एक उचित, एक जो अच्छा मूल्यांकन होता है उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिए ये एक तो अपनी पढ़ाई को, जो अपनी लर्निंग है उसको इन्हेंस करना चाहिए, इसके साथ साथ ये डायग्नोस्टिक भी होता है। मूल्यांकन की विशेषता होती है ये निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। इसका प्रूफ हमें जो बीएड बीएसटीसी की जो टीचिंग मेथड से संबंधित आती है, सब्जेक्ट की इंग्लिश की हमें मिल जाएगी। उसमें जैसे एवल्यूएशन और मेजरमेंट के अंदर जो डिफरेंस दे रखा है उसमें साफ हमने पढ़ा हुआ भी है हमारा कि मात्रात्मक होता है अपना कौन सा, ये जो मापन होता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है ये गुणात्मक होता है और साथ में मात्रात्मक भी होता है। इसके अंदर हम निदान और उपचार की भी इस अंदर प्रोसेस चलती है, तो ये डायग्नोस्टिक और इनहेंस दोनों आंसर इसके सही माने जाएंगे। इसके अलावा एक जो साउंड वाला प्रश्न आया था, ये जो इसमें फोनेटिक कुछ सिंबल दे रखे हैं, एफ दे रखे हैं, वी दे रखा है, थीटा वाला ये दे रखा है और आर दे रखा है। देखिए ये जो तीनों है ये तीनों फ्रिकेटिव है, तीनों फ्रिकेटिव्स है, लेकिन ये जो आर होता है, आर फ्रिकेटिव नहीं है। यहाँ पर आर जो होता है देखिए यह, जिसको इसे दर्शाते हैं यह, इसके अलावा रे, ले और ये डब्लू वाला वे, ये जो चारों को चारों हैं इन्हें हम अप्रोक्सीमेट्स कहते हैं। ये अप्रोक्सीमेट्स है जिसके, इसलिए ये हो सकता है एक डाउटफुल प्रश्न है, इसको डिलीट करना पड़ जाए। इसके अलावा इसमें और कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो डाउटफुल है। अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखना इसके बारे में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मैथ्स और साइंस के अंदर एसएसटी के बारे में देखिए मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। तो मैथ साइंस में बात करें, देखिए मैथ्स के अंदर एक प्रश्न है जो डाउटफुल है, क्योंकि उस प्रश्न के अंदर कहीं पर भी एक ब्याज वाला प्रश्न आया था, अधिकतर लोगों ने उसका आंसर साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसका आंसर चक्रवर्ती ब्याज से आ रहा था। तो इस प्रश्न में कहीं पर भी प्रश्न में ये नहीं दे रखा, ना तो इंग्लिश वाले में ना हिंदी में, कि इस प्रश्न में साधारण ब्याज निकालना है या चक्रवर्ती ब्याज। तो ये प्रश्न थोड़ा सा भाषा के कारण विवादित है, इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है और ये डिलीट हो सकता है। साइंस के अंदर यदि देखिए बात करें तो एक प्रश्न है जो थोड़ा सा डाउटफुल है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। देखिए हिंदी में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इसका आंसर वैधता होगी, वस्तुनिष्ठता, क्योंकि सारे ही गुण अच्छे हैं। यहाँ पर सभी गुण हम मूल्यांकन की विशेषता में पढ़ते हैं, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता। देखिए विभेदकारिता बिल्कुल तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि विभेदकारी का मतलब होता है अच्छे लेवल के कठिन प्रश्न, सरल प्रश्न बनाकर बच्चों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, कौन इंटेलिजेंट है कौन कमज़ोर है। विश्वसनीयता मतलब हर बार जाँच करने पर भी उसका परिणाम समान रहता है। वैधता का मतलब जिस चीज़ की हमने जांच की है अगर उसी चीज़ की जांच हो, जैसे हमने ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करनी है तो उसी पक्ष की हम जांच कर रहे हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उसकी जांच हो तो वैधता। वस्तुनिष्ठता इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही होगा, क्योंकि इसकी इंग्लिश टर्म जब देखें यहाँ पर एक नाम दे रखा है, देखिए क्वालिटीज़ आर एक्यूरेट। एक्यूरेसी जो होती है, देखिए किसी भी प्रश्न के अंदर एक्यूरेट आंसर कब आता है, जब उसके अंदर एक वस्तुनिष्ठता हो।
वस्तुनिष्ठ पेपर की विशेषता होती है कि उसका आंसर एक फिक्स होता है और किसी से भी जांच कराने पर उसकी सोच का फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति की। तो इसलिए इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग वस्तुनिष्ठता हो सकता है। और ये थोड़ा विवादित है, इसका आंसर क्या माना जाए, नेक्स्ट वीक तक हो सकता है, इसकी ऑफिशियल आंसर क्या है उसके बाद ही पता चलेगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी पर्सन में डाउट हो, किसी भी प्रकार के प्रूफ की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, यहाँ तक आप रुके हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। तो सभी से अलविदा चाहूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।